नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूशन पे। आज हम पढ़ेंगे 26 मार्च से 1 अप्रैल तक के वीकली करंट अफेयर्स जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इस करंट अफेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंगस और स्वीटी बुरा ने कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए गोल्ड। जी हाँ, रजत पदक जीता है। कौन सा? गोल्ड पदक जीता है इन्होंने। आप देखते हैं फोटो इनका ही है, ये आपका नीतू जी का फोटो है, ये स्वीटी जी का फोटो है। इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, तो आपको जानकारी दे इस बारे में। तो आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित जो आपका 13th एडिशन हुआ था किसका? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, जो कि दिल्ली के अंदर हो रहा था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें इसमें जो आपके हैं 4 महिलाएं फुटबॉलर्स हैं जो जिन्होंने क्या है गोल्ड मेडल जीता है। पूरे ये इवेंट है जो आपका 13 वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें टोटल 4 महिलाओं ने गोल्ड जीता है भारत के लिए। उसके नाम बताऊंगा, उनके नाम क्या है? स्वीटी बोरा, नीतू घंगस, निहात जरीन और क्या है लोलिना बोरेन। ठीक है, बोरगोहेन। ठीक है, ये 4 आपकी फीमेल प्लेयर आपकी वेट लिफ्टर है। आप कहते हैं वेट लिफ्टर है, ये 4 फीमेल, इन्होंने क्या है भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ये बता दें, ये जो जिस मैंने आपका कैटेगरी लिख दी है, जिसने जिस लाइन में मतलब कौन से किस्म कितने सेक्टर में किस कैटेगरी के अंदर गोल्ड जीता है उसमें लिख रखा है। जैसे मिडिल वेट में जैसे 75 केजी में लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड जीता है। मिनिमम वेट कैटेगरी में जो कि 48 केजी का होता है, इसमें नीतू घनघास ने जीता है। वहीं लाइट फ्लाई वेट जिसे हम कहते हैं 50 केजी वेट, उसमें निखत जरीन ने जीता है। और वहीं आपका लाइट हैवी वेट जो कि होता है आपका 81 केजी का, जिसे हम कहते हैं जो जीता है किसने? स्वीटी बुरा ने। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र मनो नवोन्मेष महोत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाता है? मतलब आपको बताना है कि नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली के अंदर। जी हाँ, न्यू दिल्ली के अंदर आपका क्या है? ये नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, तो आपको जानकारी दें इसके बारे में। तो ये जो इनोवेशन सेंटर है, ये मतलब आप मान लीजिए एक तरह से हमारे समुदाय के बीच ताकत सोच के आकार को देने में नवाचार के महत्व होते हैं। एक तरह से आप मान कीजिए जो इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को और साइंटिफिक मेथड को जो है इनको शेप देना, इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको एक तरह से बढ़ावा देने के लिए हमारे क्या है नेशनल साइंस सेंटर जो कि दिल्ली के अंदर है, उसने ऑर्गेनाइज किया है क्या? इनोवेशन फेस्टिवल। कब? 25 मार्च से लेकर 26 मार्च 2023 तक। ठीक है, आपको बता दें इनका जो मेन उद्देश्य था या कह दीजिए आप फोकस था, वो किस पे था? विज्ञान जिसे हम कहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी, एंड टू प्रोवाइड यूनिक प्लेटफॉर्म टू इनोवेटिव एंड क्रिएटिव इन्वेंटर्स। मतलब जो एक तरह से आपके अनूठा क्या नाम है आपके जो इनके जो बनाने वाले होते हैं, इन्वेंटिव्स होते हैं, जो लोग बनाते हैं प्रोडक्ट को और उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स बना सकें या फिर साइंस में टेक्नोलॉजी में अच्छा काम कर सके, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म दिया जाता है और उनसे कहा जाता है आप यहाँ के काम कीजिए और कोई इन्वेंशन कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते अगले कुछ पे। आपको बताना है किस राज्य सरकार द्वारा थंथोई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। तो मतलब आपको बताना है कि वो आपको थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस स्टेट गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने। जी हाँ, तमिलनाडु ने अपनी जो थंथाई पेरियार वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया। इससे पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं थी। ठीक है, ये एकमात्र आप कह सकते हो कि पार्क था या फिर जंगल टाइप का था, पर अब इसको क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया गया है। तो ये दर्जा मिलने से क्या होता है कि इसमें प्रोटेक्शन लेवल बढ़ जाता है ना, वहाँ के जो जीव हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ये। और आपको बता दें हल बताया है तमिलनाडु सरकार ने थंथाई पेरियर वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्य जीव
अभयारण्य घोषित किया है। अब अभयारण्य मतलब क्या हो गया आपका, ये सेंचुरी हो गया ना, ये सेंचुरी हो गया आपको, ये 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई किसमें, तमिलनाडु के अंदर। याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तमिलनाडु के अंदर टोटल 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई हैं कुल अब काउंट करके, ठीक है। इसमें बहुत प्रकार के जानवर रहते हैं, कौन कौन से, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, वाइल्ड बोर, गॉर्स, डियर मतलब जैसे जंगली, वाइल्ड बोर मतलब जंगली सुअर, और गौर मतलब जो होता है एक जानवर होता है, और हिरन, ये सभी क्या है इस जंगल में पाए जाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पे। आपको इसमें बता दें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये लोकेटेड कहाँ पे, इसकी लोकेशन बहुत प्यारी है, अजीब है। आप बता दें आपके, इसकी जो मलाई महादेश्वर वन्यजीव आपका जो मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और बीटीआर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और करवेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि कर्नाटक में पड़ती है। और साथ ही ये आपकी जो है ना, ये जिस तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई मैंने आपको, ये तीनों, इन तीनों ये तीन कहाँ पड़ती हैं, कर्नाटक, मतलब इनसे ये जुड़ी हुई है, आप एक तरह से बिल्कुल आसपास इनके है ये, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें ये कनेक्ट करता है, कनेक्टिव पॉइंट बनाता है किसके बीच में, नीलगिरी बायो रिजर्व और कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में, ठीक है। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में क्या है, एक तरह से कनेक्टिंग पॉइंट बनाता है क्या, आपका ये वाला थरई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पे। अब आपको बताना है डिल्मा रूसेफ किस संस्था की प्रमुख बन गई हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। आप देखते हैं फोटो, ये इनका नाम है किसका, डिल्मा रूसेफ, ठीक है, डिल्मा रूसेफ ये है इनका नाम, और ये बन गई है क्या, आपकी हेड ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो आपको जानकारी दे इसके बारे में, तो आपको बता दें जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने क्या है, जिसे हम और दूसरी ऑप्शन ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने इसमें आपके है ब्रिक्स बैंक क्या हो गया, ब्रिक्स मतलब क्या हो गया, ब्रिक्स एक एसोसिएशन है कंट्रीज का, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके द्वारा ये शुरू करी गई है, ठीक है। और इन्होंने क्या है अपना एक प्रेसिडेंट चुन लिया, मतलब जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका एक प्रेसिडेंट चुन लिया है, जिसका नाम है क्या है, डिल्मा वाना रूसेफ, ठीक है। तो ये इनका नाम है पूरा, और ये कहाँ की रहने वाली, ये ब्राजील की रहने वाली हैं। और आपको बता दें ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और आपको साथ ही बता दें जो है इनसे पहले कौन था, इनके से पहले था मार्कस ट्रोजो जो थे, इनसे पहले प्रेसिडेंट थे एक तरह से आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के, पर अब कौन हो गए हैं, अब हो गई आपकी डिल्मा वाना रूसेफ, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें इसे फाउंड कब किया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक को फाउंड कब किया गया था, इसे फाउंड किया गया था 15 जुलाई 2014 के अंदर, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई, चाइना के अंदर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग सेक्टर में इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि उनसे आप बैंकिंग सेक्टर में आपसे हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, लोग बैंक के अलग अलग बैंक्स होती हैं उनके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है। तो सेंसर आपका है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने क्या है आपका अनावरण किया है स्टेट यूथ पॉलिसी, साथ ही एक यूथ पोर्टल का। तो आपको जानकारी दे दे, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अनवील किया है स्टेट यूथ पॉलिसी एंड यूथ पोर्टल, एक तरीके से यूथ पोर्टल का क्या है आपका अनवील किया है, अनावरण किया है लोगों के सामने। इसमें उन्होंने बताया, इनमें खास बात यह है कि राज्य के सभी सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ एक बार शुल्क देना पड़ेगा। मतलब अब आप मध्य प्रदेश का कोई भी सरकारी एग्जाम देंगे तो उसमें क्या आपकी जो हर बार वैकेंसी आती है, हर बार वैकेंसी आपको क्या है, हर बार फॉर्म भरने होते थे, और हर बार फॉर्म भर के हर बार पेमेंट करनी पड़ती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब क्या वन टाइम पेमेंट कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या वन टाइम पेमेंट आपको करना है, बाकी सब आप बाकी सारे सरकारी एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने आपकी घोषणा करी किसकी, मुख्यमंत्री युवा कौशल अर्निंग स्कीम की, ठीक है। अब ये क्या है सर, मुख्यमंत्री युवा कौशल स्कीम अर्निंग स्कीम, तो इसके बारे में आपको बता दें, ये है, इस योजना के तहत क्या है, युवाओं को सीखने और कमाई के आधार पर हर महीने कम से कम 8,000 रुपए देने की राशि दी जाएगी। कितने युवा लोग जो आपके यंग पीपल्स हैं उनको क्या, उनके लर्निंग पे और उनकी अर्निंग के बेस पे उनको 8,000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने पे, ठीक है। कैसा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, उस हिसाब से ये नहीं कि यार किसी को दे दिए, सबको नहीं, कुछ ही को दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है वुमेन्स
प्रीमियर लीग 2023 किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मुंबई इंडियंस। जी हाँ, टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग ये जीता है किसने? मुंबई इंडियंस ने। आपको जानकारी दे दें, मुंबई इंडियंस ने 26 मार्च 2023 को दिल्ली की राजधानी में दिल्ली की राजधानी नहीं, आप ये रखिए, दिल्ली कैपिटल्स को हरा के आपको ये टाइटल अपने नाम कर लिया। ठीक है, और आपको बता दें वुमेन्स प्रीमियर लीग जो कि क्रिकेट का मैच है आपका 4 मार्च से लेकर 26 मार्च तक चला था 5 टीमों के बीच। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, अनुराग बहार। अब देखते हैं, फोटो है उनकी बुक का। ये ऑथर है किसके? ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया के। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें इसमें क्या है। ये बुक आपकी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलदीप अनुराग बेहर ने लिखी है। ठीक है, और इस बुक में आपके क्या है, टोटल 110 स्टोरीज है जो बेहर के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। आपके जो राइटर हैं क्या नाम आपके जो राइटर है अनुराग जी के जो एक्सपीरियंस है, उनके क्या एजुकेशन के इंडियन एजुकेशन में क्या आपके स्टेट कुछ रहा, क्या शिक्षा नीति रही है, क्या प्रकाश, उन्होंने पूरे उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताया है किसमें? अपनी इस बुक के अंदर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने कॉल बिफोर यू डिग एक ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या खास बात है? तो इसमें खास बात यह है कि आप खास बात यह है कि अब कभी भी कोई भी संस्थान अगर खुदाई करेगी, है ना, खुदाई करेगी, उससे क्या होता है, खोदने से आपकी जो ऑप्टिक केबल्स होती हैं, जो क्या है आप जानते हो कि जो बड़े बड़े डेटा के नेट की केबल्स आपकी होती है, डेटा ट्रांसफर करने की केबल्स बिछाई जाती हैं, वो ऑप्टिक केबल्स होती हैं। उन ऑप्टिक केबल्स को जमीन में बिछाया जाता है, अंडरग्राउंड बिछाई जाती हैं सारी। और उससे क्या है, लोग जब खुदाई करते हैं, खुदाई करने से जब जेसीबी का आप जानते हैं जब फड़ नीचे जाता है, तो उससे क्या हो, केबल्स कट जाती हैं और कंपनी को या सरकार को उससे बहुत लॉस होता है। तो इसलिए क्या है, सरकार ने ये ऐप लॉन्च करा है। अगर आपको कहीं पे खुदाई करनी है तो पहले आप इस ऐप पे कॉल करिएगा। कॉल पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि यहाँ पे कौन सी पाइपलाइन है, कितनी गहराई पे, पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पे। अब आपको बताना है अरावली हरित द्वार परियोजना का उद्घाटन किसने किया? इतना बता दीजिए, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन किसने करी है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव। आप देखते हैं फोटो भूपेंद्र यादव जी का, ये केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने आपका क्या है, उद्घाटन किया है किसका? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का। आपको जानकारी दे दें कि हमारे जो यूनियन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इन्होंने क्या है, उद्घाटन किया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का। कब? 26 मार्च को। कहाँ पे? तिलकी विलेज, हरियाणा के अंदर। ठीक है, और ये ओकेजन कब मनाया जाता है? ये ओकेजन मनाया गया है, मतलब आपका ऑर्गेनाइज किया गया है कब? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के अवसर पर मनाया गया है। ये लॉन्च किया गया है किस पे? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पे। अब देखो 26 मार्च को आपका क्या होता है, 26 मार्च को आपका फॉरेस्ट डे भी होता है। ठीक है, तो अगर आपको और मतलब डेज की जानकारी लेनी है तो अभिजीत सर की हमारे चैनल पे डेज की वीडियो पड़ी हुई है, आप वो जरूर देख लें। आपको पूरे 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट डेज, उनकी थीम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आप अपने टॉपिक बढ़ते हैं। इसमें हम बताते हैं आपको कि इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया गया है किसके लिए? ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ अरावली। जो हिल्स है आपकी, अरावली पहाड़ी है ना, वहाँ पे हरियाली को बढ़ाने के लिए, और क्या नाम है आपकी बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए, और एक तरह से कहिए कि उनकी जो रेस्टोरेशन ऑफ मतलब वहाँ पे जो एक जगह है उसको सुधारने के लिए, वाटर जो पानी की व्यवस्था है, उनकी जो बॉडीज़ हैं जैसे नदियाँ हैं और झीलें हैं या फिर तालाबें हैं, कुछ भी है, उनको क्या है यहाँ पे दोबारा से सुधारा जाएगा, जिससे क्या है वो वहाँ पे पानी का अच्छा हो जाए, वहाँ पे देखने वाली अच्छी हरियाली बढ़े वहाँ पे। ठीक है, इसका नाम इसलिए रखा गया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कि उस पूरे पहाड़ को क्या है दोबारा से ग्रीन कर दिया जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पे। किस राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू करी है। आपको जानकारी दें इस बारे में। तो 21 मार्च 2023 को
वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, अरे वर्ल्ड फॉरेस्ट डे किस मार्च को है, सॉरी गलती हो गई हुई। तो भूपेश बघेल जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री वार्षिक संपदा परियोजना, जो कि 42 देशों में हुआ है, कहाँ पे, 33 डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है। और आपको बता दें इस स्कीम में क्या नाम है, आपको मेन मोटिव क्या है स्कीम का, तो इस स्कीम का मोटिव आपका है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू करी गई है, ठीक है। और आपको बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो आपको बताना है एक तरह से नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी डी, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार द्वारा ये आपका शुरू की गई है, क्या, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्रामिंग। इसमें क्या है, अडॉप्ट वन हेल्थ स्टॉप रेबीज, ये इसका मोटो है, याद रखिएगा। और आपको बता दें, इसमें जानकारी दें तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, जो रेबीज के मामलों को रोकने और प्रतिबंध करने का प्रयास करता है, ठीक है। और इसमें बता दें एनसीआरपी, इसे हम कहते हैं नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्रामिंग। इसने क्या है, इसमें इंक्लूड किया गया रेबीज की जो वैक्सीन है वो दी जाएगी, इम्यूनोग्लोबिन की आपको दी जाएगी फ्री, नेशनल ड्रग इनिशिएटिव है के तहत क्या है, फ्री दी जाएगी आपको रेबीज की वैक्सीन और हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये चीज आपको फ्री दी जाएगी। ये किसलिए दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है कि आपको बचाने के लिए, और किससे, रेबीज से बचाने के लिए, ठीक है। या कुत्ता, कभी कोई जानवर आपको काट लेता है, उसे रेबीज से खतरा होता है ना, जो कुत्ता काट लेता है उसका रेबीज जाती है, तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया आपका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे मिला है, तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, एमटी वासुदेवन नायर। अब देखते हैं फोटो, ये फोटो है एमटी वासुदेवन नायर जी का। इन्हों को मिला है पहली बार केरल ज्योति पुरस्कार, ठीक है। ये क्या है, केरल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये, है ना। तो आपको जानकारी है इसके बारे में। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन केरल, इसका नाम है केरल ज्योति। ये अवार्ड दिया गया है किसको, एमटी वासुदेवन नायर जी को। और साथ ही आपको बता दें सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड जो है केरल का, वो है केरल प्रभा, जो कि दिया गया है मनमूटी, या कह दें कि एक तरह से ममूटी और फॉर्मर सिविल सीएसओ ऑफिसर, मतलब सिविल सर्विस ऑफिसर, जिनका नाम है टी माधव मेनन, और साथ ही राइटर ओमचेरी एन पिल्लई जी को, इन तीनों लोगों को दिया गया है क्या, केरल प्रभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्या है, ये सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है केरल का। साथ ही आपको बता दें आरिफ मोहम्मद खान जो कि गवर्नर है केरल के, उन्होंने प्रेजेंट किया है केरल पुरस्कारलंग क्या है, पुरस्कारगल अवार्ड शुरू किया गया है। इसमें क्या है, ये क्यों दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कि आपने अपने सोशल लाइफ पर ऐसा कोई कार्य किया हो जो उल्लेखनीय हो, या फिर सराहनीय अच्छा काम किया हो, तब आपको ये आपका क्या नाम है, केरल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही आपको जानकारी दे दें, ये आपको अवार्ड 3 कैटेगरी में बांटे गए थे। 3 कैटेगरी कौन कौन सी होगी, केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। इन 3 कैटेगरी अंदर अवार्ड दिए गए थे। आपको बता दें जो केरल कारणगल जो सिविलियन अवार्ड है, ये केरल द्वारा शुरू किया गया था, कब, 2021 में शुरू किया गया था, और किसके द्वारा, उनके गवर्नर द्वारा, ठीक है। और आपको बता दें जो इसमें दिए गए कौन कौन सेक्टर में दिए जाते हैं, जैसे लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, साइंस, सोशल वर्क और स्पोर्ट्स सेक्टर में दिए जाते हैं केरल के अंदर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है किस देश की पुरुष और महिला टीम ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप जीती है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, भारत। हमारे प्यारे भारत ने जो आपकी एशियन खो खो चैंपियनशिप हुई उसको जीत लिया है, ठीक है। आपको जानकारी दे दें भारतीय पुरुष और महिला टीम ने चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप खिताब जीता, जो कि असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, जिसे बीटीआर भी कहते हैं, के बॉक्सा जिले के तमुलपुर में संपन्न करी गई थी। अब देखो यार, देखो बड़ा कंफ्यूजन नाम हो जाता है यहाँ पे, यहाँ कैसे याद रखोगे, जो आपका तमुलपुर जगह है, कहाँ पे, बक्सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे आपके स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किए गए थे असम के अंदर, ठीक है।
ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद आएगा। इसमें बता दूं, जो इंडियन मेन टीम है, इन्होंने नेपाल को 6 पॉइंट से हरा के ये आपका हॉकी जीत ली, ठीक है, चैंपियनशिप, खो खो चैंपियनशिप जीत ली। और साथ ही इंडियन वुमेन ने भी नेपाल वुमेन टीम को हरा के कितने पॉइंट्स हरा के, 33 पॉइंट्स हरा के क्या फाइनल जीत लिया। तो इस तरह समझ लीजिए, फाइनल टीम जो मैन और वुमेन दोनों की थी, वो फाइनल मैच खेला गया था इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। इसमें मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में जो थर्ड प्लेस पाया है, वो पाया श्रीलंका ने और बांग्लादेश ने, ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड प्लेस किसने? श्रीलंका, बांग्लादेश ने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पे। तो आपको बताना है सार्क राइट्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, शेख मुजीबुर रहमान। अब लिखते फोटो है इनका, शेख मुजीबुर रहमान। अब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखिए, सॉरी। शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है आपका क्या है, शार्क राइटर अवार्ड, है ना, लिटरेसी अवार्ड दिया गया है। तो आपको जानकारी दे दें, फाउंडेशन ऑफ शार्क राइट्स एंड लिटरेचर, जिसे हम कहते हैं फॉसवॉल भी कहते हैं, FOSWAL भी कहते हैं, ने बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान उनकी जो पुस्तक की तराई के लिए एक अनूठा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया, जिसे क्या नाम है उसका, दी अनफिनिश्ड मेमोरी, दी प्रिजन डायरीज और न्यू चाइना 1952। ये इन बुकों के लिए इनको सम्मानित किया गया है। इससे आपको बता दें, जो फाउंडेशन ऑफ शार्क राइटर एंड लिटरेचर, ये एक तरह से नॉन प्रॉफिट और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1987 में करी गई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1987 में करी गई थी, ठीक है। ये गैर लाभकारी और गैर राजनीतिक संगठन है, ठीक है। और आपको जानकारी दे दें, इसका उद्देश्य जो है, मेन फोकस जो है, जो आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, इनकी जो कंट्रीज हैं, इसी तरह से मान लीजिए जो शार्क कंट्रीज हैं, उनके जो राइटर्स हैं और उनकी जो लिटरेरी कम्युनिटीज हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए उनको देने के लिए आपका क्या मान लीजिए ये सम्मान अवॉर्ड दिया जाता है। अब देखो, साउथ एशियन कंट्री कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा, साउथ एशियन कंट्री आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी आपकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं। बहुत ध्यान आगे क्वेश्चन कभी कहा जाता है, ज्योग्राफी क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनते हैं, रखिएगा। ज्योग्राफी क्वेश्चन में बीच में से बनते हैं कि आपको कौन सी साउथ एशियन कंट्री होगी, कि नॉर्थ, या आप मान लीजिए नॉर्थ एशियन कंट्री हो गई, इस तरह से नाम पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। और आपको बता दें, जो फास्टफॉल है, इसका मेन एम है वो प्रिजर्व है और प्रमोट करना है लिटरेरी हेरिटेज ऑफ, मतलब साउथ एशियन रीजन की जो लिटरेरी आपको ये साहित्यिक जो हेरिटेज है उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। और उनके सपोर्ट जो क्रिएटिविटी है, उनकी लिटरेरी क्रिएटिविटी है, उनके फॉस्टर कल्चर एक्सचेंज है, उसका क्या है, बढ़ावा देना, आपके देशों के बीच में बढ़ावा देना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है, WIF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में धनुष लोगनाथन और ज्योतिर्सवर ने कौन सा मेडल जीता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल। जी हाँ, आपका धनुष ने और ज्योत्सना सावर ने आपका क्या है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फाउंडेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप, जिसे हम IWF को कहते हैं, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फाउंडेशन, इसका जो वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप चल रहा था, इसमें हमारे ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, वो किसने जीता, आपका ज्योत्सना सावर और धनुष ने, ठीक है। आप देखते हैं फोटो इन दोनों का। आपको जानकारी दे दें कि धनुष लोगानाथन और ज्योत्सना सावर ने अल्बानिया के डुसेर में आपका IWF वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप के उद्घाटन के दिन अपने अपने वर्ग में आपका ब्रॉन्ज मेडल क्या है, अपने प्रणाम कर लिया। आपको बता दें, ये वुमेन्स कैटेगरी कौन कौन से 40 kg का इवेंट हो रहा था, जो कि 14 वर्षीय ज्योत्सना जी हैं, जो आपकी जो फीमेल वेट लिफ्टर है, जिनका नाम है ज्योत्सना, ये मात्र अभी सिर्फ 14 ईयर की हैं, 14 साल की हैं। उन्होंने पूरे टोटल 3 राउंड होते हैं, 3 राउंड में टोटल 115 किलो वजन उठाया। वहीं आप बात करें 16 वर्षीय धनुष के बारे में, तो इन्होंने 3 राउंड में कितना 200 किलो वजन उठाया।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बताना है रिलायंस इंस्टीट्यूट लिमिटेड के नए प्रमुख वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन किसको अपॉइंट किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, श्रीनाथ वेंकटाचारी। आप देखते हैं फोटो है, श्रीकांत वेंकटाचार्य जी, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको अगले क्वेश्चन पे बताते हैं। आपको बताना है यूपीआई ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों का उपयोग करके किए गए मर्चेंट यूपीआई लेन देन पर कितने प्रतिशत का इंटरचेंज चार्ज लगाया है। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 1.1%। जी हाँ, अब ये क्या नाम है आपका, जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा जो आपका क्या है, आपके जो मर्चेंट मतलब पेमेंट आपका जो आप मान लीजिए जो भी आपका एक पर्सन है जिससे आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे आप पेटीएम एग्जाम्पल लेते हैं, पेटीएम के वॉलेट से अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी बैंक अकाउंट में, तो इसमें आपको क्या है 1.1% चार्ज देना होगा। पर यार ये चार्ज आप पे नहीं करेंगे, ठीक है, आपके अकाउंट से रुपये नहीं कटेंगे, ये चार्ज वो कंपनी या बैंक पे करेगी, ठीक है। यह चीज याद रखिएगा। आप कैसे, आपको जानकारी दें इस बारे में। जैसे मेरे जो आप जानते हैं पेटीएम का एग्जाम्पल, पेटीएम यूज करते हैं, पेटीएम में क्या है, पेटीएम वॉलेट होता है, तो पेटीएम का यूपीआई आईडी अलग होता है अपना, पेटीएम का अपना एक यूपीआई अलग है और बैंक अलग है ना, आप जानते हैं पेटीएम बैंक भी है, तो इससे पेमेंट करने में कोई चार्ज नहीं कटेगा। पर जो पेटीएम वॉलेट है ना, कि आप कहते हैं कि पेटीएम वाले कहते हैं कि आप वॉलेट में रुपए डालिए, अगर इस वॉलेट से आप रुपए ट्रांसफर करते हो बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे 1.1% आपका चार्ज कटेगा, ट्रांसफर चार्ज कटेगा। अगर आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हो, है ना, यूपीआई पेमेंट कर रहे हो, तो इन यूपीआई पेमेंट पे कोई चार्ज नहीं है, 0% चार्ज है, ठीक है। आप अगर किसी को जैसे यूपीआई पेमेंट कर रहे हो, यूपीआई कर रहे हो किसी बैंक में, बैंक अकाउंट में कर रहे हो, तो ये क्या है, ये भी फ्री होगा। साथ ही आप यूपीआई कर रहे हो वन आईडी वन मतलब आईडी 1 से लेकर और आईडी 2 में कर रहे हो, तो ये भी फ्री है। यूपीआई आपकी फ्री है, मतलब यूपीआई जो पेमेंट आप नॉर्मल कर रहे थे वो फ्री है। बस ये है, अगर आप वॉलेट का इस्तेमाल करते हो, है ना, वॉलेट का इस्तेमाल करते हो तो पेमेंट कटेगा, अदरवाइज आपका कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। इस चीज को याद रखिएगा, इसने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, अब आपको बताना है कि एक्सिस सिक्योरिटी के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, प्रवण हरिदासन। आप देखते हैं फोटो, ये है प्रवण हरिदासन जी का, इनको बनाया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस सिक्योरिटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आईटी शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। जी हाँ, आईआईटी मद्रास ने मतलब छोटा डिवाइस क्रिएट किया है, जिससे क्या है आपको जो दूध में मिलावट है उसको पकड़ सके। तो ये लगभग आपको 30 सेकंड के अंदर रिजल्ट दे देता है, ये 30 सेकंड में रिजल्ट दे देता है, जो कि आईआईटी मद्रास से बनाया है। इसमें क्या है, आपके दूध में कोई मिलावट होगी, इसका रिजल्ट आपको पहले आप सैंपल लेते, सैंपल लेके वो आप लैब में भेजते थे, लैब भेज के क्या वो टेस्ट होते थे, टेस्ट होके काफी टाइम बाद वो वापस आते थे। पर अब क्या है, अब 30 सेकंड में आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आप कितने, मात्र 30 सेकंड के अंदर। और इसमें जो दूध चाहिए होता है, सैंपल कितना चाहिए, टोटल 1 मिलीलीटर का आपको सैंपल चाहिए, बहुत छोटा अमाउंट चाहिए। और आप क्या है, दूध की क्वांटिटी, आप कैसे मिलावट है, बिना मिलावट का दूध है, ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है, अलीमीर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जिसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो अलीमीर कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आपको बता दें ये बिलोंग करती हैं जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। आप फोटो देखते हैं, ये अलीमीर जी का है। और आपको जानकारी दे दें कि यूनियन टेरिटरी हैज अवार्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव आलिया मीर, ठीक है, आलिया मीर है, इनको दिया गया है, क्या है आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब आपका ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब अवार्ड क्या दिया गया है आपको बता दें, आलिया जो है ये पहली महिला है जम्मू कश्मीर से जो वर्क कर रही हैं वाइल्ड लाइफ एसओएस एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन इन द रीजन टू रिसीव दिस ऑनर, जिससे क्या है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें जो
आलिया जी हैं, इन्हें वन्य संरक्षण और उल्लेख योगदान के लिए पहचाना गया है, जिसमें जंगली जानवरों को बचाना, छोड़ना, घायल जानवर जो होते हैं उनकी देखभाल करना, कश्मीर में भालू को बचाना शामिल है। ठीक है, ये बहुत बड़ी कंजर्वेशनिस्ट है, जो क्या है, जो जंगली जानवर हैं उनको बचाती हैं, उनका देखभाल करती हैं, सब काम करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है एशियाई हॉकी महासंघ ने 2 साल के लिए भारत के एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, सलीमा टेटे। जी हाँ, फोटो सकते हैं सलीमा टेटे जी का। इन्हें बनाया गया है या अपॉइंट किया गया है किसका? एशियन हॉकी फेडरेशन की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, एथलीट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो आपको जानकारी दे दें, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर सलीमा टेटे को 2 साल की अवधि के लिए भारत से AHF एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें, टेटे ने कोरिया के मुगयोंग में एशियाई हॉकी महासंघ, या हम कहते हैं एशियन हॉकी फेडरेशन कहते हैं शॉर्ट में, एशियन हॉकी फेडरेशन कांग्रेस में आपका के दौरान, जो कांग्रेस में मतलब बैठक चल रही थी, आपको कुछ सभा चल रही थी, उस दौरान अपना प्रमाण पत्र और पद स्वीकार करा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, नवीन जिंदल। जैसे आप फोटो देखते हैं, नवीन जिंदल, इनकी जिंदल स्टील इंडस्ट्री भी है। ठीक, नाम भी है जिंदल, नाम से कंपनी में जो स्टील बनाती है। तो आपको जानकारी दें, इनको सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास द्वारा। तो आपको जानकारी इस बार, तो नवीन जिंदल को उद्योग, राजनीति और शिक्षा में उनकी उपलब्धियों के लिए डलास जगह का नाम है टेक्सास के अंदर, डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा आजीवनी उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया है, या कह दें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। आपको बता दें, जो जिंदल जी हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी यूनिवर्सिटी से, कब? 1992 से, 1992 में की थी। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ये अवार्ड पता है हर इसको देती है जो मतलब उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाता है और अच्छे पद पे जाता है, उन सभी को ये यूनिवर्सिटी पुरस्कार देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, रणवीर सिंह जी को। आप देखते हैं रणवीर सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स का। ठीक है, स्पोर्ट्स चैनल जहाँ पे आपके सारे स्पोर्ट्स आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की व्यक्तिगत पासपोर्ट रैंकिंग क्या है? मतलब पर्सनल पासपोर्ट रैंकिंग ऑफ इंडिया इन आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में क्या है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 144। ये बहुत बेकार गलत रैंक आई है, देख किस हिसाब से रैंक देते हैं, पर 144th रैंक रही है इसमें। और इसमें आपको जाएंगे दे, टॉप करने वाली कंट्री यूएई थी, सेकंड नंबर पर स्वीडन, थर्ड नंबर पर जर्मनी, फोर्थ नंबर फिनलैंड और फिफ्थ नंबर पर लग्जमबर्ग। और इंडिया की रैंक कितनी? 144th रही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है बिहार खादी हस्तशिल्प या हैंडक्राफ्ट कहते हैं हिंदी में, और हैंडलूम्स या हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, मैथिली ठाकुर। जी हाँ, ये मैथिली ठाकुर जी है, मैथिली ठाकुर। अब देखिएगा, इनको अपॉइंट किया गया है क्या? आपका बिहार खादी हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चलिए फिर आप, हाँ ये देखिए फोटो है, ये आप देखते हैं फोटो, ये है मैथिली ठाकुर का फोटो, इनको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर बिहार खादी हैंडक्राफ्ट का। और आपको अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपको बताना है स्विस ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सही आपका है स्वित्विक सराज और आपका चिराग शेट्टी ने। ठीक है, इन्होंने जीता आपका क्या? स्विस ओपन 2023 का टाइटल। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि क्या है, ये बाकी लोगों के पास ही पहुंच सके। जय हिंद।